होली मिलन के रूप में हम सबने संपन्न किया। अब पुनः हम सब रक्षाबंधन पर्व के पूर्व खड़े हुए हैं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज की यह सर्व समाज बैठक का आयोजन समरसता सेवा संगठन ने किया। जैसी कि हमारी परंपरा है, सबसे पहले विजय महामंत्र के सामूहिक उच्चारण के साथ ही हम आज की बैठक का शुभारंभ करेंगे। मैं अध्यक्ष संदीप जैन जी से आग्रह करूंगा उनकी अनुमति हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की, भारत माता की। प्रभु श्री राम और माता शबरी का वंदन करते हुए, माँ नर्मदा जी का वंदन करते हुए आज के सर्व समाज बैठक में उपस्थित समस्त बंधुओं का मातृशक्ति का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। परम पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, आपका सानिध्य हम सबको मिल रहा है, बड़े सौभाग्य का विषय है। आज की इस बैठक में आप सबको आमंत्रित किया गया, आप पधारे हैं। मैं समरसता सेवा संगठन के सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी से आग्रह करूंगा कि आप सबका अपने शब्दों से स्वागत करें और साथ ही आज की इस बैठक में जो रूपरेखा है, प्रस्तावना रखें उसकी। आइए भाई उज्जवल पचौरी जी। धन्यवाद धीरज भैया। आज की समरसता सेवा संगठन की इस सर्व समाज बैठक में सर्वप्रथम हमारे संगठन का जो लोगो चित्र है और जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रामभद्राचार्य जी का वो कार्यक्रम जो आज से 1.25 साल पहले 13 अप्रैल को गोल बाजार में आयोजित हुआ, उसके बाद से हमारा ये 40 संगोष्ठियों और 2 बड़े कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ। सर्वप्रथम श्री राम जी और माता शबरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ नर्मदा मैया के और भारत माता की उस पुष्पों सहित शब्दांजलि सहित प्रणाम करता हूँ। श्रावण का मास है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सामने ही प्रभु भोलेनाथ का मंदिर है। सब परिवार तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आज की बैठक में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी जी, जिनका शुरू से ही हमें संगठन की शुरुआत से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, आशीर्वाद भी प्राप्त हुए और आज आशीर्वचन भी प्राप्त होंगे। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, हमारी समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, जिन्होंने सबको जाने और सबको माने के इस वाक्य को संस्कार धानी के उस कोने तक पहुंचाया। और मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी आगंतुकों नहीं, अब तो अपनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और शब्दों के माध्यम से समरसता सेवा संगठन के हर वो सदस्य जो 1.25 साल से या उसके पहले से जब हमारी तैयारियां छोटे रूप में शुरू हुई थी और 13 अप्रैल से वो संगठन जो चल पड़ा और आप संस्कार धानी के उस कोने कोने तक पहुंचा। आज की प्रस्तावना में चूंकि अब समरसता सेवा संगठन के लिए बहुत कुछ इसलिए कहना नहीं है कि आप सभी अब समरसता सेवा संगठन के परिवार का हिस्सा हैं। आपके चाहे हमारे पूर्व में 40 संगोष्ठियां हुई हो और 3 माह का हमारा ये जो कैलेंडर है, द्वितीय कैलेंडर, जिसकी शुरुआत हुई और उसके भी जो संगोष्ठियां और कार्यक्रम हुए, उस सब में आप सबका भरपूर स्नेह, आपका समय, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आगामी जो हमारा द्वितीय वर्ष का कैलेंडर है और 20 अगस्त को जो हमारी समरसता की कजलैयाँ
का कार्यक्रम आयोजित होना है। हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय संदीप जैन जी का सोचना होता है और सही सोचना होता है कि जब कोई कार्यक्रम हम बनाते हैं और जिस प्रकार से संस्कार धानी वो समरसता की होली, जो संस्कार धानी की होली बनी, और वो कजलैया जो ऐसी परंपरा जो विलोपित होती जा रही थी, और शायद छोटे बच्चों को आजकल के उनको ये पता भी नहीं था कि कजलैया का पर्व होता क्या है। तो समरसता की कजलैयों का और समरसता की होली, तो संस्कार धानी में आप सबके मार्गदर्शन, आप सबके सुझावों, आप सबके अनुभवों से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुए। पूरी संस्कार धानी शामिल हुई और संस्कार धानी के आजू बाजू में कार्यक्रमों की धूम रही और चर्चा रही। तो आज का जो सर्व समाज की बैठक है, हमारे आगामी कार्यक्रमों की चर्चा वो कैसे अच्छे से संपन्न होंगे। पिछले कार्यक्रमों में कोई छूट या कोई चूक रह गई हो तो वो आपके सुझावों के माध्यम से, चाहे वो माइक के माध्यम से और चाहे वो आपके लिखित माध्यम से, जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, समरसता सेवा संगठन उनको शब्दशः आगे करते हुए, उनको मानते हुए आगे बढ़ेगा। तो आज की बैठक, सर्व समाज की बैठक इसी संबंध में आयोजित की गई कि हमारी आगे की संगोष्ठियां हो, चाहे समरसता की कजलैया हो, उसमें आपका जो सुझाव आएगा और उस कार्यक्रम को पिछली बार जो भव्यता के साथ संपन्न किया उसमें और कैसे दिव्यता आए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद उज्ज्वल जी। समरसता सेवा संगठन का जितना विस्तार है उस हिसाब से सचिव महोदय का भी कार्यभार बड़ा महत्वपूर्ण है और आप निश्चित रूप से पूरी सफलता के साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप सबने उज्ज्वल जी की बात सुनी होगी और इसके पूर्व कि हम आप सबके सुझाव प्राप्त करें, मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर गिरी जी महाराज जी से कि वे हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी जी। ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयति रघुवंश तिलकः कौशल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदन निधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्षः। इस अवसर पर समन्वय सेवा केंद्र के जय नारायण सभागृह में उपस्थित हमारे बीच में ज्ञानवृद्ध आदरणीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी, समरसता सेवा संगठन के सम्मानीय अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, हमारे बीच में उपस्थित अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े और इस समन्वय सेवा केंद्र के ट्रस्टी और इसके साथ साथ सेवा कार्यों के प्रभारी डॉक्टर श्री जितेंद्र जानदार जी, उज्ज्वल जी जो इस संगठन के सचिव हैं, हमने उनका स्वागत भाषण भी सुना और विषय भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आप सभी महानुभाव जो अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व का भाव रखते हुए यहाँ उपस्थित हैं, सब आगत हैं। और जैसा उज्ज्वल ने कहा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए संगठन के अंग हैं, इसलिए हम सब अपने ही लोग यहाँ बैठे हुए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, संदीप जी हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए और मेरा जन्म जिस नगर में हुआ उस नगर के बारे में भी जानती हूँ, जिस मोहल्ले में हुआ वो मैं आज बताना चाहता हूँ। सामाजिक समरसता का माहौल नहीं है जहाँ मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई भी प्राथमिक जिस विद्यालय में हुई और सामाजिक समरसता का स्कूल ही रहा है और बचपन से मैं उन सब के बीच में आता जाता रहा हूँ। और मेरे परनाना जी जब सत्यनारायण की कथा सुनाते थे तो 104 साल के होके गए संसार से। बुढ़ापे में जब उनको दिखाई नहीं पड़ता था तो मुझे कहते थे मेरे साथ चलो सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए, और उन बस्तियों में जाते थे जिनको हम आज की भाषा में सेवा बस्तियाँ कहते हैं। उनको कोई कथा सुनाने के लिए उनका अभ्यास नहीं था कथा सुनने का, न कोई सुनाने जाता था। लेकिन मेरे परनाना जी जिनका नाम था पंडित राम खिलावन अवस्थी,
वो कथा सुनाने जाते थे, वो कई लोग दूसरा उनसे कहते थे पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं कथा सुनाने? बोले अगर हम कथा सुनाने नहीं जाएंगे मैं तो याद रखना बड़ी तेजी के साथ तो इस देश में परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को हम संप्रदाय परिवर्तन कहते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्म का तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं कभी, लेकिन धर्मांतरण भी कह लेते हैं प्रकारांतर से। अगर अपने समाज को बचाना है, अपने समाज को एक नेक बना के रखना है, तो सामाजिक समरसता की लहर जिस माध्यम से बन पड़े हमको चलानी चाहिए देश में, क्योंकि देश स्वतंत्र हो चुका था और भारत की जो संचालन की राजनीति के संचालन की जो पद्धति करने का काम कर रहे हैं। और मैं दूसरी भाषा में दार्शनिक शैली में बोल देना चाहता हूँ, सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति का मूल स्वर है। अगर इस मूल स्वर से लोग भटक गए तो कुछ और हो सकता है, लेकिन सामाजिक समरसता स्थापित नहीं हो सकती। और सामाजिक समरसता के जो मूल स्वर हैं वो सतयुग से हमको मिल रहे हैं। त्रेता युग में हमने सामाजिक समरसता का स्वर अनुभव किया, द्वापर में सामाजिक समरसता का स्वर अनुभव किया, और कलयुग में भी संतों ने सामाजिक समरसता के अपने मूल स्वर को मुखरित किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और विश्व हिंदू परिषद के आज तो मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में सदस्य के रूप में हूँ। जब महाकौशल प्रांत में काम करता था तो मैं विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग का काम देखता था, और धर्म प्रसार विभाग में सामाजिक समरसता की पर्याप्त चर्चा आती थी कि हमें समाज को जोड़ना है, समाज के एक को संगठन में लाना है, और इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आएंगी। कहीं खान पान की कठिनाई आएगी, कहीं जाति बिरादरी की कठिनाई आएगी, कहीं उठने बैठने की कठिनाई आएगी, कहीं कहीं विचारों की न्यूनता संकीर्णता की कठिनाई भी आ सकती है। और इस सबके बीच में ही हमको सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करना है। और संतों के बीच में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा धर्म संसद में इस प्रस्ताव को पारित करो और 5 धर्म संसद कराओ, एक नहीं। एक में पूरे भारत के लोग इकट्ठे होते थे, उन्होंने कहा नहीं, क्षेत्र आधार पर कुछ संत नहीं आ पाते हैं, तो पूरे भारत में 5 स्थानों पर धर्म संसद हुई। उसमें एक धर्म संसद बनारस में तय की गई। मैं उस धर्म संसद का साक्षी हूँ। और उस धर्म संसद में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक पहलू ये था, प्रयत्न पूर्वक करके लाया गया या स्वयं आ गए, जो बनारस में परंपरा चल रही है डोम सरदार। तो डोम सरदार के वर्तमान प्रतिनिधि जो इस समय, अभी उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा है, तो उस समय वो उस सभा में अचानक संतों की सभा में आए और बोले, संतों हम आपको अपने घर का निमंत्रण देने आए हैं। सब धुरंधर धर्माचार्य बैठे हुए थे, महंत अवेद्यनाथ जी भी थे, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज थे, वामदेव जी महाराज थे। उस समय के जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे सब बैठे थे धर्म संसद में। और वो खड़े होकर के कहते हैं, मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। एकदम ऐसा प्रस्ताव आया कि कल आप दशाश्वमेध घाट में मेरे घर में आइए और भोजन प्रसाद स्वीकार करिए। संतों के सामने बड़ा अजीब गरीब स्थिति आई, क्या उत्तर दें, निमंत्रण ठुकराए या निमंत्रण स्वीकार करें? क्योंकि एक समरसता का बिंदु है खान पान, एक समरसता का बिंदु है एक साथ बैठना, एक साथ उठना। उनका हम आपको 3 बजे तक सूचना दे देंगे। और इधर संतों के बीच में विचार विमर्श होने लगा। संयोग की बात, वो भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जो निमंत्रण देने आए थे डोम सरदार। उन्होंने अगले दिन का निमंत्रण इसलिए दिया कि संतों के बीच में मैं संकट खड़ा न करूं, संकोच खड़ा न करूं, इसलिए उन्होंने एकादशी का दिन ही चुना था, अगला दिन। अब अनेक संतों की एकादशी होती है, कुछ फलाहार लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो ये था कि लोग मना भी कर सकते हैं और मना करने का संदेश तो दूसरा जा सकता है। तो इसलिए संतों ने विचार विमर्श करके कहा कि हम कल आएंगे, जो लोग अन्नाहार कर सकते हैं वो अन्नाहार करेंगे, जो फलाहार करना चाहेंगे वो फलाहार करेंगे। और दूसरे दिन हम सब लोग वहाँ, मैं स्वयं साक्षी हूँ उस घटना का, वहाँ हम लोग पहुँचे। उनकी 2 पत्नी थी, डोम सरदार। दोनों पत्नियों ने भोजन तैयार किया, फलाहार दूध आदि की सब व्यवस्था हुई, और उनकी माता जी उस समय जीवित थी। अब चर्चा ये चली कि ये वो परिवार है जिस परिवार के पूर्वज ने राजा हरिश्चंद्र को क्रय किया था।
और वो परिवार यहाँ उसी के वंशज अभी भी हैं। और जब विश्वनाथ जी की सवारी निकलती है बनारस में, तो बनारस के महाराजा साहब सवारी में बैठते हैं दूसरे रथ पर, और डोम सरदार को भी बराबर बिठाते हैं, क्योंकि सामाजिक समरसता की कोई धरती अगर भारत में है एक घटना के कारण, वो है बनारस। दूसरी धरती है जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा में। ये बहुत सारी कहानियां हैं, मुझे नहीं सुनाना है। मैं मूल बात जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो जल्दी से पूरी करता हूँ। तो वहाँ सब संतों ने आपस में चर्चा की। उनकी बूढ़ी पत्नी आकर के, उनकी बूढ़ी माता जी आकर के, डोम सरदार की, वो रोने लगी और संतों के सामने बड़े भाव विवल होकर कहा कि आज हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है कि इतने सारे संत महात्माओं को हम एक साथ अपने घर में देख रही हैं, और हमारी बहुआ ने भोजन तैयार किया है और मैं अपने हाथ से परोस रही हूँ। और उसी समय केंद्र में नरसिंह राव जी की सरकार थी, और रामलाल राही करके कोई व्यक्ति थे, बैतूल से कहाँ से चुनाव लड़के आए थे, वो मंत्री थे। उसी वक्त वहाँ पर टेलीफोन आता है कि हमारी प्रजाति की एक महिला आपके पास बैठी हुई है, उमा भारती जी। उमा भारती जी के माध्यम से वो संदेश आता है कि आज भारत के संतों का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। देश स्वतंत्र हो जाने के बाद तुरंत जो कार्य इस देश में होना चाहिए था, वो इतने वर्षों के बाद और पंचम धर्म संसद की इस सभा में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं सामाजिक समरसता के संबंध में क्या कहना चाह रहा हूँ आप सबसे, आपके चित्त में कौन सी बात लाना चाहता हूँ, वो आपके संज्ञान में आ गई होगी। सामाजिक समरसता की तीव्रता और उसकी गहराई से जब हम परिचित होंगे, समाज के लोगों को इकट्ठा कर लेना, उनका सम्मेलन कर लेना, उनके महापुरुषों का, उनके आदर्श का गुणगान कर लेना, और सबको जानो और सबको मानो, इस सूत्र का सृजन कर लेना। इस देश में सब जानने योग्य महापुरुष है, कोई भी महापुरुष हो, किसी भी जाति बिरादरी में उन्होंने जन्म लिया हो, हमारे संज्ञान में वो होना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक समरसता से कभी भी विलग नहीं हुए हैं, और वो सूत्र हमको सतयुग से लेकर आज तक निरंतर मिल रहा है। तब संतों का अभिनंदन हो। ये एक घटना। दूसरी घटना, राम जन्मभूमि पर जब शिलान्यास हो रहा तो बड़ा विवादास्पद था शिलान्यास, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जिस स्थल पर आप शिलान्यास करने जा रहे हैं वो स्थल विवादित है, और बूटा सिंह उस समय गृह मंत्री थी। बूटा सिंह संदेश लेकर के पहुंचते हैं कि संतों, आप जहाँ शिलान्यास करना चाह रहे थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, संतों का संकल्प है ये, और शिलान्यास हो। लेकिन शिलान्यास कौन करे? बड़े बड़े महामहोपाध्याय वहाँ बैठे हुए थे, बड़े बड़े चतुर्वेदी वेद पुराण के जानकार लोग बैठे हुए थे। लेकिन बिहार का एक सामाजिक परिवार का, हमारे सामाजिक समरसता का सूत्रधार जो बिहार में लहर चला रहा था, अचानक महंत अवैधनाथ जी ने घोषणा किया कि कामेश्वर चौपाल जी यहाँ आए और वो शिलान्यास करें, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर सामाजिक समरसता का मंदिर होगा, और ये पूरे विश्व में सामाजिक समरसता की लहर फैलाएगा। क्योंकि राम के काल में जितनी सामाजिक समरसता के सूत्र हमको मिलते हैं, इसलिए हम बाद में शिलान्यास कर लेंगे, बाद में पूजन कर लेंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को सामने रखेंगे। और BBC लंदन के मार्क सुनी, मुझे नाम याद है क्योंकि मैं आंदोलन से दूर से जुड़ा रहा हूँ। BBC लंदन के मार्क कुली जब एशिया का भ्रमण करते हुए चाइना से जब भारत में प्रवेश कर गए अपने संवाद के माध्यम से, तो कह रहे अयोध्या के एक दृश्य को मैं खींचना चाहता हूँ। अयोध्या में आज भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, और शिलान्यास के समय अचानक कामेश्वर चौपाल नाम के बिहार के एक, उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। हम लोग आजकल उसको थोड़ा अब कई कारणों से परहेज भी करने लगे हैं। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया और उस व्यक्ति ने उसका शिलान्यास किया। ये मंदिर भगवान राम का तो बन रहा है, लेकिन सामाजिक समरसता का एक अमर संदेश देने वाला ये मंदिर बनेगा, जो पूरे समाज में सामाजिक समरसता की लहर लाएगा। और संत तो ये भी कह रहे हैं, और कोई मार्कपुरी के शब्द दोहरा रहा हूं मैं, संत तो ये भी कह रहे हैं कि हो गया शिलान्यास, ये मंदिर का शिलान्यास है, यह हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। आज शिलान्यास तो हिंदू राष्ट्र का हो गया, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होने की वो तिथि तब आएगी जब भारत के संविधान की पंक्तियों में संशोधन होगा और भगवा ध्वज जो है वो भगवान श्री राम के मंदिर पर लहराएगा। यहाँ तक कहा। तो ये सामाजिक समरसता के कुछ उदाहरण और कुछ स्वर हैं। यानी कलयुग की बात जब मैंने कही
कलयुग में भी हम ऐसे कार्य करते चलाए, पर ये संदेश कितने लोगों के पास पहुंचा, इस संदेश को कितनों ने आत्मसात किया, ये समरसता सेवा संगठन उसी दिशा में काम कर रहा है। 1 वर्ष लगातार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसका शुभारंभ किया था, मैं उस मंच पर मौजूद था, और उसके बाद जितने कार्यक्रम हुए हैं वो सामाजिक समरसता को केंद्रित करते हुए, इसलिए हम और आप किसी संकीर्णता में जीने का अभ्यास न करें। अरे हमने जाति मांगी थोड़ी है भगवान से। अच्छा, एक बात हो, दार्शनिक लहजे में कह देता हूँ इसको, जातीय कंसेप्ट भारत की नहीं है, जातीय अवधारणा भारतवर्ष की नहीं है। यहाँ वर्ण की अवधारणा जरूर है, वेदों में मिलती है, लेकिन जाति पाति कहाँ से आई, इसका भी एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुगल काल में जातियाँ बनी और मुगल काल में छुआछूत हमारे देश में आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपना भाषण समाप्त करते समय कि जाति पाति सामाजिक अपराध है और संवैधानिक दृष्टि से ये बहुत जाति पाति सामाजिक दृष्टि से महान पाप है और संवैधानिक दृष्टि से अपराध है। इसलिए पाप और अपराध से बचने और बचाने के लिए समरसता सेवा संगठन इस दिशा में काम कर रहा है। सबको जानो और सबको मानो, ये स्लोगन इतना अच्छा। हम तो संस्कारधानी के लोग हैं, जो लहर यहाँ से चलेगी वो पूरे मध्य प्रदेश में दौड़ेगी और पूरे मध्य प्रदेश से लेकर ये संस्कारधानी की, ये संस्कारों की गंगा पूरे भारत में जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के अंश को नमस्कार करता हूँ। सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास, समय आने पर हम आपके बीच में अभिव्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपने आशीर्वचन से और प्रेरक उद्बोधन से हमारी आज की बैठक का शुभारंभ किया है। और जैसा हम सब कहते हैं कि समरसता का कार्य सदियों से चल रहा है, उन्होंने बताया कि उनके परनाना जी ने दशकों पूर्व सर्वोदय बस्तियों में जाकर सत्यनारायण की कथा कही और समरसता का स्वर भारतीय संस्कृति का मूल स्वर है। यह बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको बताई है। सुझावों का क्रम हम आरंभ करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आपको इस प्रकार का एक पैड प्राप्त हुआ होगा। आप में से जो व्यक्ति बोलना चाहें वे बोल सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो बोलना नहीं चाहते हैं या बोलने के बजाय उनका सुझाव लंबा है, वो लिखना चाहते हैं, कृपया अपने नाम और आदि विवरण दर्ज करके अपने सुझाव को विस्तार से लिख सकते हैं। जब हम सब बात करेंगे तो 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। चूंकि बैठक समय हमारे पास सीमित है और बैठक बड़ी है, प्रतिनिधि बहुत अधिक हैं, सब अपनी बात रखना चाहेंगे। हमें जो सुझाव रखने हैं संक्षिप्त और स्पष्ट, जो सुझाव दूसरे बंधु दे चुके हैं उनका दोहराव ना हो। हमें केवल अपनी बात कहनी है। यदि किसी अन्य बंधु का कोई सुझाव आया था तो उसके विषय में चर्चा ना करके हमें अपने ही सुझाव पर केंद्रित रहना है। और अगर आपको लगता है कि सुझाव पड़ा है तो आप लिख भी सकते हैं। सुझावों का क्रम हम आरंभ करते हैं। सुझावों में मूल रूप से एक तो यह कि कजलियां का पर्व का आयोजन किस प्रकार से हमारा होगा, किस प्रकार से होना चाहिए, आपके मन में क्या विचार हैं, पिछले वर्ष के आयोजन में जो हुआ था उसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, कहीं कोई चूक रही हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि इसको अपने को इस प्रकार से नहीं ऐसे करना है। खान पान के विषय में भी आदरणीय स्वामी जी महाराज ने कहा है तो खान पान व्यंजन आदि की भी बात होगी कि कहाँ किस प्रकार से कौन सी व्यवस्थाएं होती है, कौन समाज की ओर से किस प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था बाकी बंधुओं के लिए रहेगी। तो ये सब बातें हम करेंगे। मुझे एक सूचना और है कि आदरणीय डॉक्टर जामदार जी की 5 बजे ट्रेन है, तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि सुझावों का क्रम आपसे ही आरंभ हो और फिर जैसे ही आपकी सुविधा हो आप यहाँ से प्रस्थान करें। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय संदीप जी जो हमारी समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं, आदरणीय उज्ज्वल जी जो सचिव हैं, श्रद्धेय ब्रजेश दीक्षित जी मानस मर्मज्ञ और अत्यंत श्रेष्ठ वक्ता एवं कुशल मंच संचालक, आदरणीय धीरज जी
उपस्थित सभी आत्मीय देवी और सज्जन, मेरे को तो व्याख्यान देने की आवश्यकता है नहीं और केवल सुझाव देना है। तो एक दो बातें जो मेरे मन में आई हैं वो मैं सुझाव के रूप में रख रहा हूं। इसकी व्यावहारिकता का विचार करके और इस पर सब लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे फिर हम उसके आधार पर काम करेंगे। अभी तक हमारे 40 कार्यक्रम संपन्न हुए और अब एक स्थिरता आ गई है संगठन। स्थिरता मतलब स्थैर्य है। अब ये हो गया कि समरसता सेवा संगठन हैज कम टू स्टे और ये अब अपने निरंतरता के साथ संस्कारधानी जबलपुर के अंदर ये अपना कार्य करता रहेगा। जब कोई भी संगठन इतना परिपक्व हो जाता है कि सातत्य के साथ, कंटिन्यूटी के साथ एक किसी भी एक विषय को लेकर और 40 से अधिक कार्यक्रम एक वर्ष में कर ले, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि हम सब जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी अपने अपने समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। और मैं तो संघ के दायित्व में रहा हूँ तो मुझे तो और भी प्रखरता से समझ में आता है कि संघ का आज जो मूल केंद्र है, जो फोकस है, वो समरसता के ऊपर। परम पूजनीय संघ चालक जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, हर स्थान पर उन्होंने कहा है कि 3 बातों में समरसता होना चाहिए समाज के अंदर। एक मंदिर, दूसरा पानी का स्रोत, जल स्रोत, और तीसरा श्मशान। यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित नहीं होना चाहिए और ये तीनों चीजें व्यावहारिक हैं। पर ये हमारे समरसता सेवा संगठन का मूल विषय नहीं है। ये हमारे आचरण में आने का, हमारे आचरण में लाने का विषय है। और जो कार्यक्रम हमने किए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम तय कर लें कि हम एक वर्ष में कुल कितने कार्यक्रम करेंगे। मुझे सहज रूप से लगता है कि 40 बहुत ज्यादा संख्या है। हमको लगभग पाक्षिक कार्यक्रम करना चाहिए, 15 दिन में एक कार्यक्रम करना चाहिए। और अगर उस पैरामीटर पर हम काम करते हैं तो एक वर्ष में 25 कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें जो 2 हमारे प्रमुख, जिसको हम फ्लैगशिप कार्यक्रम कहते हैं, एक हमारी समरसता होली और दूसरा हमारी कचरियां, ये 2 कार्यक्रम हम भव्य स्वरूप में करें। अन्य कार्यक्रम इसके अलावा 25, 24, 23, 22 जो भी हम तय करें, सब लोग मिलकर के इस बात को तय करेंगे। और उसको हम, क्योंकि महापुरुषों की जयंती अथवा किसी विशेष समाज से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग, ये लगभग हम देखते हैं कि हर हफ्ते में एक दो आते ही हैं। और ये भी संभव नहीं है सबके लिए कि हम साप्ताहिक कार्यक्रम करने लग जाएं, साल भर में 50-52 कार्यक्रम करें। फिर उसका आर्थिक पक्ष भी आता है, व्यवस्था का पक्ष भी आता है, कौन कितना समय दे पाएगा इसका भी पक्ष आता है। तो इन सारी बातों का सारा सार विचार करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 15 दिन में एक कार्यक्रम, और विगत 15 दिन में इस कार्यक्रम के पहले के जो 15 दिन हैं, उन 15 दिनों में जिन समाजों के प्रमुख कार्यक्रम हुए अथवा उत्सव हुए हैं अथवा कोई विशेष प्रसंग हुए हैं अथवा महापुरुषों के जन्म दिवस है अथवा उनके स्मरण दिवस है, तो मुझे लगता है कि उस एक कार्यक्रम के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को समायोजित करना चाहिए। यही वास्तव में एक समरसता का सूत्र सबके सामने प्रस्तुत करेगा। मेरा सुझाव आप सब ने नोट किया होगा कि कार्यक्रमों की संख्या को कम किया जाए और 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बड़े किए जाएं और अन्य कार्यक्रम फिर थोड़ा सीमित संसाधनों के साथ, व्यवस्थाओं के साथ करें। पर उसमें पिछले 15 दिन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनका समायोजन हो जाए। ये अगर हम विचार करके करते हैं तो लंबे समय तक हमको इस कार्यक्रम को चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सब के प्रति
कि हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो एक समरसता का ध्वज लेकर के चल रहे हैं, जो संघ का मूल काम है। और आज भारत के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये अत्यंत आवश्यक विषय है जिसको लेके हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबका अभिनंदन है, विशेष अभिनंदन हमारे पदाधिकारियों का, संदीप जी का, धीरज जी का, उज्ज्वल जी का और परम पूज्य महामंडलेश्वर जी का, जो स्वयं समरसता के प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप है। मैंने तो उनको देखा हुआ है कि किसी भी घर में कहीं भी सहज रूप से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, किसी के भी हाथ से जल ग्रहण कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोले ओले के चक्कर में नहीं रहते। और उनका ही नहीं तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का हम स्मरण करते हैं। तो गुरुदेव का तो आग्रह हुआ करता था, आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व संदीप जी आपको स्मरण होगा कि रानीताल सेवा बस्ती में परम पूज्य गुरुदेव का वहाँ पर भोजन संपन्न हम सभी के गोविंद देव गिरी जी भी उसमें उपस्थित थे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और बीच में इस बैठक को छोड़ने की दृढ़ता 5 बजे की मेरी ट्रेन है, थोड़ी तैयारी भी अभी बाकी है। महाराज जी की अनुमति से, आप सबकी अनुमति से मैं प्रस्थान करूँगा। बहुत बहुत जय श्री राम। हम जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर समरसता जो हमारी कजलियों का, मुझे लगता है कि हमने सबसे पहली बार जबलपुर में बहुत उत्सव के साथ समरसता सेवा संगठन के द्वारा कजलियों का उत्सव यहाँ जबलपुर में देखा। पहली बार ही देखा कि ऐसे यहाँ पे, पर बचपन में हम सभी किस तरह से कजलियाँ मनाते थे। और जैसा कि खान पान और भी चीज़ों के लिए जो चर्चा चल रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने बचपन में देखा कि हम जब कजलियों को लेके कहीं किसी स्थान पर जाते थे, वहाँ भव्य मेला लगता था और उस मेले में स्टॉल लगाए जाते थे कि जिसको जो लेना है वो खुद से ले सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समाज को अपने गरीब जो लोग हैं या जिनको ज़रूरत है रोजगार की, तो ऐसे लोगों को वो समाज के व्यक्ति प्रोत्साहन दें और उनको या तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको सामग्री मुहैया करा के उनके स्टॉल लगाए जाएं, तो वो भी समृद्ध होंगे और इसी तरह हम बाकी लोगों को साथ लेके चल पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि स्टॉल लगाए जाएंगे और इसमें सभी तरीके के बच्चों की चॉइस का भी ध्यान रखा जाए, उनके खाने पीने का, महिलाओं की जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, वरिष्ठों का ध्यान रखा जाए। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह से कुछ भव्यता आए इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ब्रह्म है, मातु पिता है राम। समन्वय की इस पावन भूमि में बैठे सभी को मेरा कोटिशः नमन, शत शत प्रणाम। कजलिया मिलन का एक अभूतपूर्व आयोजन जो संपन्न हो, उसमें मेरा एक सुझाव है, आदरणीय संदीप भैया नोट करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि जो मंचीय कार्यक्रम होता है उसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। एक दूसरा, जो भी समाज अपना प्रतिनिधित्व करता है, उन समाज के जो अच्छे जो नए लड़के हैं वो फैंसी ड्रेस का एक आयोजन किया जाए, जिससे कि नए एक रूपता क्या है, वो अपने समाज की सामाजिक, जैसे मारवाड़ी है तो मारवाड़ी ड्रेस पहन के आए, मराठी है तो मराठी ड्रेस पहन के आए, और उसके बाद जैसे गुजराती है तो गुजराती ड्रेस पहन के आए। और जो भी एक्ट, मतलब वो एक 3 मिनट 2 मिनट का एक एक्ट वो स्टेज पे दे, और स्टेज पे जो सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हो, बाकी लोग रहे वो दर्शक बन के रहे, और उनका बीच में जैसे आलोक भैया पिछली बार मंच संचालन करते रहे तो नाम लेते रहे, और संदीप भैया और जो भैया लोग जैसे जाए उनका सम्मान नीचे ही कर दें। तो वो एक नया सुझाव है मेरा कि सारे समाज की ड्रेसें भी सबके सामने आ जाएंगी और एक सब समाज का प्रतिनिधित्व भी स्टेज पे हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये कहानी में अगर समरसता संगठन है तो ये नाम भी सार्थक है और संस्कार ढानी भी सार्थक है। मैं विश्वकर्मा समाज संगठन मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सामाजिक चिंतक हूँ, पिछड़े वर्गों की 80 जातियों का भी एक सदस्य हूँ। परम गुरुदेव जी से और इस समन्वय केंद्र से भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुझाव देने की कही है, डॉक्टर जामदास जी के प्रस्ताव को मैं समर्थन करता हूँ। सबसे बहुत अच्छा उन्होंने अनुकूल प्रस्ताव रखा है। दूसरा, विश्वकर्मा समाज जबलपुर में बहुत है और हमारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं विविध। तो मेरा ये सुझाव भी है और प्रस्ताव भी है और आयोजन की प्रक्रिया भी चल रही है कि संस्कार ढानी में जितने भी कारीगर हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, सृजनकार हैं,
उन सब का संयुक्त एक समरसता बैनर के विश्वकर्मा जयंती पर यानी फरवरी में या विश्वकर्मा पूजन 17 सितंबर को हम समाज की तरफ से संयुक्त एक ऐसा कार्यक्रम रखना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं के अनुरूप भी, आपकी रूपरेखा के अनुरूप है। ये हमारा प्रस्ताव है और विश्वकर्मा समाज जबलपुर के अधिकांश सब आपके कार्यक्रमों की प्रशंसा करते, सहभागिता भी है, हर कार्यक्रम में आता हूँ। आप सबने सुझाव देने का जो अवसर दिया है, विश्वकर्मा समाज संगठन मध्य प्रदेश आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। मध्य प्रदेश युवा सेना समाज महामंडल क्षेत्र से का संयोजक सम्माननीय मंच को प्रणाम निवेदित करते हैं। सम्मानित सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्तियों को और अन्य सभी समाज सेवियों को प्रणाम करते हैं। हम लोग की ये भावना है, जैसे कि अभी विश्वकर्मा जी ने कहा, कि हम लोग दीपावली के अवसर पर जैन समाज का सामुदायिक भवन माड़ोताल में है, वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और उस कार्यक्रम में इस बार हम सबकी यह इच्छा है कि समरसता के सभी पदाधिकारी आए, समाज सभी सब समाज के जितने भी बड़े पदाधिकारी वो वहाँ पे आए। हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं और उनका आशीर्वचन लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, यही हमारी भावना है। इसके साथ ही आज की जो बैठक है, इसका जो मुख्य बिंदु कि हम कजलिया पर्व को कैसे मनाएं, तो निश्चय ही पिछले वर्ष हम लोगों ने कजलिया पर्व जो कि हम लोगों ने मनाया था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था और सभी समाज की अच्छी सहभागिता थी। यह प्रयास जो माननीय संदीप जी और उनके सभी सहयोगी पचौरी जी और भी अग्रवाल जी सभी सहयोगी हैं, इनके प्रयास से यह कार्यक्रम हुआ था। तो हम सबकी इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से सहभागिता इस कार्यक्रम में होगी। धन्यवाद। जय हिंद। कजलिया मिलन समारोह के लिए सुझाव यहाँ पर दिए गए वो तो सभी मान्य हैं। जैसे कि एक भाई साहब ने बोला कि सभी संतों का इसमें समावेश है, हमारे भी संत नामदेव जी महाराज हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जैसा कि मंच पर जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था उसको छोटे रूप में लाके हम लोग भगवान संत नामदेव जी के जो पूरी की पूरी मूर्ति का एक स्वरूप हमें बच्चे में लाना चाहते हैं और वो पूरा सज के मंच पर अपनी प्रस्तुति देगा, भले वो 2 मिनट की मिले। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हम अभिभूत हैं कि पिछले बार का जो कार्यक्रम हुआ इतना भव्य रहा और पूरे देश में इसकी चर्चा है। और सर मैं अब महानुभावों को बताना चाहूँ, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी समरसता संगठन हमारे लिए साबित हुआ है। मैं नामदेव समाज की जब मैं अपनी जयंती मनाता हूँ, हमारी जयंती तो आप लोग बहुत भव्य रूप में मनाते हैं, लेकिन जब हम लोग मनाते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिली है कि हम अपने कार्यक्रम में सभी सर्व जाति के प्रमुख लोगों को हम लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमको एक बहुत अच्छी एक यहाँ पर प्रेरणा मिली है, इसलिए समरसता संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमको बड़ी खुशी होती है कि सभी समाज के लोगों को हम लोग के अपनी नामदेव की जयंती में उनके प्रमुख लोगों का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए बहुत की गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। का विवरण और नाम पदनाम और किस संस्था से आप पधारे हैं वो लिखना है और अंदर आपके सुझाव लिखकर वो जब आप जाने लगेंगे तब आपको गेट पर जो टेबल लगी हुई वहां पर जमा करना है। हाँ जी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, मेरे 3 सुझाव हैं। कजलियों को लेकर ये सुझाव है कि इसे जितना सहज, जितना सरल और मौलिक रखा जाए बहुत बेहतर होगा। बस इतना, उसके अलावा तो संचालक मंडल स्वयं समझदार है, बहुत भव्यता से कार्यक्रम करता है। दूसरा जो अभी आया कि 40 कार्यक्रम हमारे संगठन ने किए, उन्हें घटा के 25, 24, 22, 23 जो भी किया जाए, मुझे लगता है शायद ये व्यवहारिक नहीं होगा। क्योंकि अगर जब हम अपने महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं तो अगर उन्हें पूर्व में मनाएंगे तो भी संभवतः समाज उस पर कितना सहमति देता है नहीं देता है, शायद ये विषय उठ सकता है। हाँ, ये जरूर है तीसरे सुझाव में कि जो 40 बैठकें हुई, आयोजन हुए, कार्यक्रम हुए, उनमें जो भव्यता के साथ भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, इसे काटा जाए, कम किया जाए। क्योंकि जब बैठक होती है, सारे समाज के लोग होते हैं, आप इतने अच्छे से पूरे समाज के लोगों को सम्मानित करते हैं, तो केवल बिस्किट, चाय और पानी की व्यवस्था रखें ताकि वो हमारा खर्च भी कम हो और हम इन कार्यक्रमों को निरंतरता के साथ चला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। मैं तानगढ़ महिला मंडल से प्रीति तारका
अभी महिला मंडल अध्यक्ष और प्रांत में महासचिव पद पे और बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। ये मेरा परिचय है संक्षिप्त में। और मैं यहाँ उपस्थित समरसता इसकी बहुत अच्छी मतलब शुरू से ही मैं जुड़ी हुई हूँ और इसकी भावना से जो हम भावित हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम अपने समाज और अपने परिवार में भी ला रहे हैं। इसके लिए मैं संदीप भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि समरसता के असली मायने क्या होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर 100 लोगों में ये बात रही है और 10 लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी है तो कहीं ना कहीं भैया सफल हो रहे हैं और एक के बाद एक ही सफलता होते हैं। अब चूँकि यहाँ विस्तार में मैं बात नहीं करूँगी, विषय चल रहा है कजलियाँ कैसी होनी चाहिए और अभी सभी इस चीज़ से भटक रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँगी अगर ये चीज़ बोल रही हूँ। मेन मुद्दा है कि कजलियाँ कैसी होनी चाहिए। विगत वर्ष की कजलियाँ हमने देखी बहुत अच्छी थी। भैया ने टोकनी दिए, गेहूँ दिए थे और अपन लोगों ने कुछ प्रस्ताव रखे थे कि अपने घरों से कजलियाँ लाएंगे और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे और ये इससे हम लोग बहुत हुए भी और बहुत से बच्चों को मतलब एक फैंसी ड्रेस का जैसे कभी आया भैया से प्रस्ताव वो भी सही है। मैं उनकी बात का भी समर्थन करती हूँ कि हर एक समुदाय में से पिछले वर्ष राधा कृष्ण या फिर ऐसे कुछ चीज़ें बनाए गए थे इस बार और भैया ने थाली सजाओ प्रतियोगिता और कलश सजाओ प्रतियोगिता भी रखी थी। इस बार उसको सभी समाज के प्रांतीय वेशभूषा की प्रतियोगिता रख दे जिससे कि हम सब अनेकता में एकता एक जगह समाहित होंगे। दूसरी चीज़ खान पान तो जरूरी होता है और बोलते हैं ना किसी सूखे से कुछ नहीं होता है। जहाँ एक भोजन व्यवस्था होती है सभी प्रांत का भोजन शैली भी हमको पता चलती है और उसी मतलब कहीं शक्कर है तो कहीं नमक है और उसी से एक नया रूप और स्वरूप निकलता है। तो वैसे हमारा हिंदू समाज है। बस अब हमको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम हिंदू हैं और जो भी कजलियाँ या होली मिलन भैया लोगों ने बहुत अच्छे से किया और ये हमारे समाज में और हमारे परिवार में भी इसका संदेश हम सबको यहाँ जितने प्रतिनिधि बैठे हैं तो इस चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें अपने घर और अपने समाज में, तभी हमारा कोई भी प्रोग्राम सफल होता है। और रही बात व्यवस्थाओं की तो भैया लोग के पास और भी सुझाव आएंगे, जैसा वो बोलेंगे फिर आगे अपने को आएगा। बस हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनका पूरा साथ दें, तन मन धन सबसे। बस धन्यवाद। व्यवस्था भी थी उस संबंध में भी यदि कोई चाहे तो वे अपना प्रस्ताव दे सकते, सुझाव दे सकते। केसरवाणी समाज का संरक्षक, मध्य प्रदेश यमुनानाथ त्रिनपाणी संघ का उपाध्यक्ष। मेरे एक दो सुझाव हैं, थोड़ा वो बृहद रूप में है, अगर हो सके तो आप रखें। समरसता संगठन हमारा जो उद्देश्य है इन सबको मिलाए। कजलिया मिलन अपना हुआ, होली मिलन हुआ, लोगों ने देखा जबलपुर में मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों को जानकारी, 90% लोगों को नहीं हुई। तो मेरा सोचना ये है अगर अपन उसको बृहद बनाना है, आज हमारा जबलपुर शहर बहुत बड़े एरिया में हो गया, आज 25 किलोमीटर के एरिया पूरा जबलपुर शहर बस गया। तो हम क्यों ना, चाहे वो स्क्रीन के माध्यम से हो, चाहे पेन डाल के माध्यम से, चाहे रांझी हुआ, घमापुर हुआ, गढ़ा हुआ, वही हमारे जो प्रोग्राम हुए हैं उसकी झलकियाँ हम अगर दिखाएं कि हम तो झलकियाँ दिखाएंगे तो लोगों में उत्साह जागृत होगा और लोगों को लगेगा कि हाँ कोई उत्सव जबलपुर शहर में हो रहा। तो मेरा मेन प्रस्ताव यही है, इसको अगर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। दूसरा, जब पर कजलियाँ मनाते हैं तो वहाँ जो है स्टेज का कार्यक्रम होता है, तो होना भी चाहिए, उसी में ये बोला भी लोगों ने। लेकिन हर समाज का एक आदमी यहाँ से अपन अंदर प्रवेश करते हैं, अगर एक आदमी सब कजलियाँ लेके से खड़ा रहेगा और लोग आएंगे और उस कजलियाँ को एक दूसरे देंगे तो मेरे ख्याल से उससे भी लोगों को कजलियाँ पर जानकारी होगी। कजलियाँ और जो झलकियाँ दिखाएं तो झलकिए में हम ये भी प्रचारित करें कि हमारा होली मिलन का महत्व क्या है और कजलियाँ क्यों मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है।
ये भी अगर अपन दिखाएंगे तो मेरी ख्याल से आने वाले समय में पूरा उत्सव जो पहले होता था जबलपुर में फिर उसी प्रकार के उत्सव मना दिए जाए। धन्यवाद। जो समारोह मनाया जाता है बहुत अच्छा मनाया जाता है। मैं मतलब जितने भी लोग समारोह में आते हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वह अपने बच्चों को जरूर लेके आए, ताकि आने वाली जनरेशन को मालूम हो कि जलीय वजन क्या होता है और उनके एक नए संस्कार का उदय भी होगा। तो मेरी सुझाव है कि अपने बच्चों को जरूर लेके आए, बेटियों को जरूर लेके आए, क्योंकि जो उन जनरेशन को मालूम कि इसका महत्व क्या है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा सुझाव है। मैं प्रमोद सिंह राजपूत क्षत्रिय सभा की ओर से आप सभी को नमन करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कजलिया हमारा वास्तविक त्यौहार है, बुंदेलखंडी परंपरा को सुशोभित करता है। तो इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति को इससे बिल्कुल अलग रखा जाए। हम इसकी मौलिकता पर ध्यान दें और इस संस्कृति के जैसे पाश्चात्य बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, इन सब चीज को हटाया जाए कि हमारी संस्कृति और परंपरा ताकि अछूत बनी रह सके। धन्यवाद। चरणों गुरु जी के चरणों प्रणाम। कजलिया उत्सव आदिकाल से चला आ रहा है और हिंदू परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। पिछले कजलिया उत्सव बहुत धूमधाम से और अच्छा सफल कार्यक्रम था, पर मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हम सब सामाजिक बंधु बैठे हैं, समाज के महत्वपूर्ण पदों पे हैं, अपने अपने परिवार को अगर इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें तो एक अच्छा और भव्य संदेश समाज में जाएगा। दूसरा विषय ये है कि आला हमारी परंपरा, हिंदू परंपरा का बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर एक छोटा सा आला का कार्यक्रम रखा जाए और वो कार्यक्रम इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता देगा, ऐसा विश्वास है मेरा। धन्यवाद। सुदर्शन जी के चरणों में नमन, हमारे गुरु जी के चरणों में नमन और सभा में सभी अतिथि, मातृशक्ति सबको नमन। मैं जगदीश चौटेल सुदर्शन। जैसा कि अब हमारे कार्यक्रम को लेके इतनी भव्यता से चर्चाएं होनी बहुत खुशी की बात है। मैं ये चाहता हूँ समरसता सेवा संगठन से तमाम लोग जुड़ चुके हैं, हर क्षेत्र के कोने कोने से लोग जुड़ चुके हैं। तो इसके प्रचार के लिए भी हमारे से जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, एक परिचय का एक माध्यम बनाया जाए और वो परिचय जैसे कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में हमारे कजलिया के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हम उस बस्ती में जाके संपर्क करें और उस संपर्क करने में हम लोगों तक अपने धर्म के प्रति, हमारे धर्म की आस्था के प्रति, कजलिया के प्रति आस्था के प्रति हम उनको तमाम लोगों को बताने का काम करेंगे। और दूसरी चीज मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे इसके पहले हमारे बंगाली क्लब में जो कार्यक्रम हुआ था, मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ऐसी जगह कार्यक्रम हो जहाँ हम जैसे कि बंगाली क्लब जो जहाँ कार्यक्रम हुआ था, हमारे लोगों की मतलब जो लोग हमारे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये मार्केट पूरा एरिया लग जाता। तो कार्यक्रम ऐसी जगह हो जहाँ हमारे धर्म के लोग बहुत संख्या में रहते हों, वहाँ कार्यक्रम हो जैसे कि बड़े कोई धार्मिक स्थल हो और उसमें हमारे जो हमारे धर्म के गुरु हैं, जो धर्म के प्रति अच्छी बात और अच्छी लोगों तक मार्गदर्शन की धर्म के प्रति दे सके, ऐसा कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। उसमें ये रहेगा कि जो लोग आए हैं, मातृशक्ति, युवा, तमाम लोग, उनको जानकारी तो लगे कि हाँ ये हमारी जो कजलिया कार्यक्रम जो धर्म में मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, होली मनाई जाती, क्यों मनाई जाती, ऐसी चीज़ें जब उभर कर आएंगी तो घर घर तक ये बात पहुंचने की मतलब कोशिश होगी। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को आराम करता हूँ। जगदीश चौटेल सुदर्शन। जगदीश जी। जबलपुर के हिसाब से बड़ी खेरमाई एक बहुत अच्छा स्थल भी है वहाँ पर और जगह भी पर्याप्त है और तमाम हमारे देवी देवता भी वहाँ पर विराजमान है। तो ऐसी जगह कार्यक्रम होंगे तो। बच्चन श्रीवास्तव, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कजलियों के कार्यक्रम में
हमारा जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो तो बहुत भव्य होता है, साथ ही साथ हमारे जो सदस्यगण हैं और जो अलग अलग बस्तियों में रहते हैं उनको भी छोटे छोटे ग्रुप बना के दूसरे दिन उन बस्तियों में जाना चाहिए और कजलियों का कार्यक्रम मनाना चाहिए, तो उन जो नहीं आ सकते हैं उनको भी मालूम पड़े कि हमारा ये त्यौहार है। मेरा यही सुझाव है कि हमारे जो सदस्य हैं मुख्य कार्यक्रम के बाद जो हमारी बस्ती हैं जहां हमारी पहुंच भी नहीं है उन बस्तियों में जाएं, वहां पे त्यौहार मनाएं उनके साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव। और जो भी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, निश्चित रूप से हर किसी को नहीं पता कि किस त्यौहार का क्या महत्व है और वह क्यों मनाया जाता है। तो कोई भी कार्यक्रम जब आयोजित किया जाएगा तो 5 से 10 मिनट का समय वहाँ सुनिश्चित किया जाए कि अनुभवी वरिष्ठों द्वारा उस त्यौहार की विशेषता या किसी महापुरुष की विशेषता, उनका समाज के लिए क्या योगदान था, मतलब 5-10 मिनट का समय अतिरिक्त निकाला जाए और जो त्यौहार, जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है उसकी पूरी रूपरेखा कि ये क्यों होता है, तो यह सभी को बताया जाए, तो इससे अधिक लोगों को ज्ञान होगा। और जो समय, जो स्थान की है, तो मेरा निवेदन है कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उन्हें किसी एक स्थान पे न रख के अलग अलग, जबलपुर में सामुदायिक भवनों की भी मात्रा ढेर है और इंडोर है सब, तो कोई भी कार्यक्रम अलग अलग स्थान में रखेंगे तो और भी ज़्यादा लोग समरसता सेवा संगठन से जुड़ते जाएंगे। जो उनकी पहुंच के पास होगा तो वहाँ की संख्या भी ज़्यादा आएगी, तो इस तरह और भी संख्या पर बढ़ते जाएगा सभी समाज के लोगों का। धन्यवाद। विश्वकर्मा महासंगठन का संरक्षक हूँ और पिछले वर्ष जो कार्यक्रम आयोजित किया था बहुत ही सराहनीय था और उस कार्यक्रम में हम सभी ने मिलकर जो उत्साह से कार्य किया है, मैं चाहता हूँ जो यहाँ सभी समाज के लोग जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी समरसता सेवा संगठन पर ना देकर आप खुद जिम्मेदारी लें और अपने अपने समाज में प्रचार प्रसार करें। दूसरा ये है कि जो भी इसमें भव्यता अपन ला सकते हैं उसके सुझाव दें, और कार्यक्रम चूँकि बरसात का भी मौसम हो सकता है तो अपन को बंद उसमें प्रांगण में कार्यक्रम करना उचित है, क्योंकि खुले में अपन डिस्टर्ब भी हो सकते हैं और सभी समाज के लोग आएंगे। और मेरा सभी समाज के प्रतिनिधियों से यह आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम का कजलिया मिलन जो समरसता भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के अनुरूप मनाया जाता है, इसमें आप अपने घर के युवा पीढ़ी और बच्चों को जरूर प्रोत्साहित करें ताकि वो इस परंपरा को हमेशा जारी रखें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और संदीप भैया को भी बार बार जब भी हो कोई ना कोई आग्रह करता हूँ। आज के जो कार्यक्रम में हमारे माननीय संत जी जो प्रवचन दिए हैं उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अगर इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो जो सामाजिक समरसता की हम बात कर रहे हैं, अनटचबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। भाई ये बताने वाले हमारे संत ही हैं कि कजलिया क्यों मनाते हैं। ये एकता का प्रतीक है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। संत जी ने आज हमें आशीर्वाद दिया, हम सभी समाज के लोग आए हैं तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया सबको दिया, और उसमें कोई ये नहीं है कि इस वर्ग का है इस वर्ग का है, ऐसा नहीं होगा। और हमारे जो संदीप भैया हैं वो बहुत जोर शोर से लगे हैं इस कार्यक्रम के लिए। मैं माननीय अपने संत जी से आग्रह करता हूँ कि ऐसा कोई कार्यक्रम साकेत धाम में हो जिसमें पूरे जिले में का पूरे मध्य प्रदेश में ये संदेश जाए कि सामाजिक समरसता का जो कार्यक्रम है वो केवल समाज में जो हमारी आज कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना है। अब केवल प्रश्न ये है कि हम जैसे एक भाई साहब ने हमें कहा कि हम अपनी अपनी समाज की ड्रेस पहन के, ये नहीं, हम तो भारतीय हैं। पहले हम भारतीय, बाद में हमारी जाति है या जो कुछ भी कार्यक्रम है उनका बाद में है, लेकिन पहले मैं भारतीय हूँ। तो मेरी भारतीय की जो ड्रेस है मैं वो पहन के आए, हम सब लोग पहन के आए, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम उसको विभक्त ना करें। और मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि अगला जो कार्यक्रम ऐसा है तो साकेत धाम में रखा जाए। संदीप भैया को धन्यवाद, सम्मानित मंच को। आज महिला वर्ग भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक मातृशक्ति
को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और हमारे जो यंग बच्चे हैं समाज के, हम समाज के, वो सब संगठित हों। इसके ऊपर शेयर है। हाँ कोई बात नहीं सब जी। क्या है कि मैं थोड़ा संगीत से भी धक्का रखता हूँ, संगीत भी करता हूँ मैं, तो संगीत माध्यम से ये समरसता के बारे में कहूँगा। कहते हैं कि सबको अपना बना लीजिए, सबको अपना बना लीजिए, सबको अपना बना लीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए, सबको अपना बना लीजिए। कहते हैं हाथ तो सब मिलाते हैं, हाथ तो सब मिलाते हैं और दिल से दिल को मिला दीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए, सबको अपना बना लीजिए, सबको अपना बना लीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए। सुझाव भी हो तो कोई आप रखें। समरसता सेवा संगठन सर्व समाज की ये बैठक कजलियों को लेकर चल रही है, तो मैं सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। क्या सभी को ये ज्ञात है कि हमारे अलावा भी और कोई लोग भी सामाजिक समरसता की बैठक कर रहे हैं, और वो लोग कौन है किसी को ज्ञात? तो बताए कोई नहीं है क्या? मैं भी किसी संगठन से जुड़ा हूँ और मैं उस संगठन के माध्यम से काम कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मलच्छ लोग हमसे कहीं ज़्यादा वो सामाजिक समरसता का कार्य कर रहे हैं और थैला ले लेके जा रहे हैं हमारे भाइयों के पास और हमसे कहीं अच्छी बैठक कर रहे हैं और सहभोज कर रहे हैं। क्या इसकी जानकारी है किसी को? किसी को नहीं। सामाजिक समरसता की जो हमने ये बैठक रखी है और कजलियों के लिए रखी है, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें जो संख्या है लगता है 40 प्लस है, 40 के ऊपर ही है ज़्यादा संख्या। इसमें युवाओं की संख्या तो मेरे को 10% या 5% भी नहीं दिख रही। तो सामाजिक समरसता का भाव ये तो हमारे बुजुर्गगण हैं, हमारी मातृशक्ति है, सबको पता है कि कजलैया क्या है, हमारे त्योहार क्या है, लेकिन हमारे युवा को कैसे पता चलेगी कजलैया क्या है, सामाजिक समरसता क्या है? तो उसी के लिए सुझाव दीजिए ना। बिल्कुल, मेरा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें युवाओं को जोड़ा जाए और कोशिश ये की जाए कि बस्ती साथ तो ये कार्यक्रम किए ही जाए और हमारे बीच में जो मलेच्छ लोग हमारी बस्तियों में जा रहे हैं उन पे भी दृष्टि बना के रखी जाए, क्योंकि मलेच्छ लोग इतनी भारी मात्रा में जा रहे हैं कि अभी मैंने 8 से 10 गांव का जो दौरा किया तो हम क्या देख रहे हैं, वो थैला लेके जा रहे हैं, हिंदू बन के जा रहे हैं और बैठक कर रहे हैं और उसके बाद उन लोगों को जौनपुर में आमंत्रित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, वो अपने परिवार सहित वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं और वो उनकी सहायता भी कर रहे हैं और गांव-गांव जाके बस्ती साहब इतने बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने सहभोज कर रहे हैं कि जिसकी हमें लगता है जानकारी बहुत ही कम लोगों को। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है सभी को। और आपका परिचय दे दीजिए। दिनेश सिंह, छत्री राजपूत सभा सहबर भडौली से। दिनेश जी जी। अच्छा, अभी हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं सामाजिक समरसता की जो बात है, मैं लगभग इससे 20 साल से जुड़ा हूँ और कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो अभी ये तो जैसे संगठन की बात है तो अपन तो जाएं ही और करें कार्यक्रम बस्ती से, और कोशिश ये करें यदि स्कूलों में ये बच्चों के साथ कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए तो ज़्यादा अच्छा है। बस इतनी सी बात करके मैं अपनी बाड़ी को बता। जी जी। पहले एक विषय रखूंगा, मैं समरसता के अंदर ही हूँ संगठन के, मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है। हम विषय का ध्यान रखें, जो भी सुझाव दे रहे हैं उसमें विषय का ध्यान रखें। नंबर 1, संदीप भाई ने 2-3 विषय के लिए पहले बोला था। एक तो स्थान का चयन,
सबसे महत्वपूर्ण जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, संदीप भाई से कल मेरी चर्चा हुई थी, संजय पाठक जी का जो छोटी लाइन अपना मदरमत स्टेशन के पास जो इंडोर बना हुआ है दद्दा परिसर, दद्दा परिसर एक अच्छा स्थान हो सकता है जहां संख्यात्मक रूप से हमारी उपस्थिति पहले हमें सुनिश्चित करें कि कितनी हो सकती है। तो हमारा कल संदीप भाई से जो चर्चा हुई थी महाराज जी, उसमें लगभग हमारा 1500 लोगों का लक्ष्य है कि 1500 लोग लगभग पहुंचेंगे। तो 1500 लोगों के हिसाब से वो स्थान उचित है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस स्थान के साथ में जो सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बार बार सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों के मैंने सुझाव सुने, सामाजिक रूप से पहले हमें सबको तैयार करना है कि हमें समरसता सेवा संगठन के इस कार्यक्रम में चलना है। इसके लिए आपको एक हफ्ते पहले से या 10 दिन पहले से एक तैयारी करनी होगी समाज के अंदर। आपको अपने आप को बुलाने का और आपको सबको आमंत्रित करने का, आपके एक सारगर्भित सुझाव का हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप हमारे जो सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों को हम अंगीकार करें और आपके सुझाव के आधार से हम जो प्लान, हमने पहले ही आपने संदीप जी से पूछा कि हमने कोई एक्शन प्लान या लेआउट कोई बना के इनको दिया है क्या अभी के उसके आसपास बोलना है, तो संदीप जी बोले नहीं उस पर अभी कोई नहीं दिया, अभी तो हम ओपन सुझाव सबसे ले रहे हैं। तो मेरा आग्रह आप सभी से यही है कि हम सब समाजों के लोग हैं, समरसता है, उसको और बूस्ट करने की जरूरत है। तो आप सुझाव ऐसे दीजिए जो उस कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा सके, नंबर 1। दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, हमें किसी की लाइन छोटी नहीं करना है, जो लोग कर रहे हैं उनको कम करना है। अगर वो किसी विधर्मी लोग हमारे धर्म के प्रति कोई ऐसी बात कह रहे हैं तो, लेकिन अगर ये सूचना जैसे भाई साहब के पास है, अगर उनके पास सूचना है तो हम तक संप्रेषित करें, हम सब लोग वहाँ जाएंगे, लोगों को बोलेंगे। अब विषय मूल है, 1-1.5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। मूल विषय है कि उस कार्यक्रम की भव्यता कैसे हो सकती है। तो मेरा एक सुझाव ये है कि सभी समाज के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, तो इस समाज में 10-15 दिन पहले से इस तरह का माहौल बनाएं कि हमको इस तारीख को चलना है। हो सके तो समरसता सेवा संगठन का जो हमारा कजलैया का पर्व है, जिस दिन हमारी तिथि निश्चित होती है उस कार्यक्रम को मनाने की, उससे एक दिन पहले अपनी बैठक कर लें कि भाई हमको कल सबको चलना है, सबको साथ में लेके वहाँ उपस्थित होना। 1। दूसरा, दत्ता परिसर मेरे हिसाब से उचित जगह है जहाँ बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इंडोर है, सुरक्षित है। नंबर 3, जिन महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं उनके हमारे पास तैलचित्र उपलब्ध है, तो तैलचित्र हम सब पे लगाएंगे। हम अभी बैठ के तय कर लेंगे, संदीप जी हम लोग सब लोग बैठ के तय कर लेंगे कि कैसा कहाँ लगाना है। चौथा एक विषय ये कि समरसता में कजलैया की महत्ता, तो वो कजलैया की महत्ता महाराज जी तब बता पाएंगे जब आप कजलैया खुद लेके आएंगे। तो आप कजलैया अपने घर से लेके आइए, हम सबके साथ बैठिए और सबके साथ बैठ के समरसता के भाव से उसको रखिए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कोई किसी तरह से लोगों में भेदभाव है या हम उसको फिर से इकट्ठा करना है, हमें बस सबको इकट्ठे होकर मनाना है। तो आग्रह सभी से यही है कि जो भी सुझाव आप लोग दे रहे हैं, आपका सबका सुझाव शिरोधार्य है और हम सबके सुझाव को उतनी ही महत्ता देते हैं। बस अनुरोध यही रहेगा कि कार्यक्रम के बारे में अपना सुझाव दें। इससे विरक्त अगर कोई सुझाव है तो आपके पास एक पत्रक है, उस पत्रक में आप लिख के हम तक संप्रेषित करें। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ और मंच पर विराजमान गिरी महाराज जी एवं आदरणीय भैया संदीप जैन जी से मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ गणों और विशिष्ट गणों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ विराजमान सभी वरिष्ठों और मातृशक्तियों को नमन करता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत विचार ये देना चाहता हूँ कि जो कजलिया का महोत्सव मनाया जाएगा उसमें हम सभी अपने अपने व्यक्तिगत क्षेत्र और अपने समाज, जाति और संगठन के सभी लोगों को जागरूक करें, उन्हें जानकारी और प्रचार दें कि इस कार्यक्रम में हमको सम्मिलित होना है और जातिगत दुर्भावनाएं, किसी भी तरह की इस विसंगतियों से ऊपर उठकर सभी को एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह समर्पित करना है। और मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में हम भोजन की व्यवस्था न रखकर सिर्फ अल्पाहार रखें, जैसे कि फुल्की रखी जा सकती है, मंगोड़े भजिया रखे जा सकते हैं। भोजन पर अनावश्यक खर्च ना किया जाए, मेरा व्यक्तिगत विनम्रता है। और जो मेरी जानकारी में स्थान का चयन है, तो मुझे सर्वोपयुक्त ग्वारीघाट पुरानी रेलवे क्रॉसिंग के बाजू में जो सिद्ध गणेश मंदिर है वो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी के द्वारा पर्याप्त शेड का निर्माण करा दिया गया है, इसमें 1000-1500 या 2000 भी आ सकते हैं और आजू बाजू के खुले क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था है किसी अन्य कार्य के लिए और पार्किंग के लिए। आप सभी को जहाँ तक कजलिया मिलन या होली मिलन की बात है, कजलिया मिलन, होली मिलन, कजलिया मिलन बुंदेलखंड का एक अच्छा त्यौहार है जो कि शुरू से मनाते आ रहे थे। सरकार भी अब पहले
कलेक्टर महोदय द्वारा स्थानीय लोकल अवकाश देते थे, किंतु अन्य कारणों से उन्होंने लोकल अवकाश देना बंद कर दिया। अभी भी जबलपुर कॉर्पोरेशन में उस दिन 2 बजे से 2 बजे तक दफ्तर रहता है और उसके बाद बंद हो जाता है। हम आपसे कजलिया मिलन की बात जहाँ तक है या होली मिलन की बात है, सिर्फ इतनी बात है कि हम कजलियाँ क्यों देते, होली में तिलक क्यों लगाते, एक दूसरे की बुराइयाँ खत्म करके हम एक दूसरे के साथ चले, इसलिए होली मिलन या कजलिया मिलन होता है। और जबलपुर समाज या अन्य छोटी छोटी समाजें भी हैं, वो हमेशा से कजलिया मिलन होली मिलन अपने छोटे छोटे रूप में करती आ रही हैं और उनका भी हमें साथ लेकर के और अपना कार्यक्रम बनाएं, जिससे कि अपना कार्यक्रम अधिक दिखेगा। धन्यवाद। माननीय महोदय, मैं जो कहने जा रहा हूँ आपके विषय से वो हटके है, लेकिन आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ। ये 2024-2025 की प्रस्तावित कार्यक्रम 14 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2025 तक का जो कार्यक्रम है माननीय महोदय, उसमें हमारे जो समाज के वरिष्ठ गुरु हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का इसमें कहीं अंकन नहीं है, क्योंकि हमारी समाज के वरिष्ठ गुरुवर हैं। हमारा आश्रम भी है ग्वारी घाट में, मैं उसका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर का नेशनल लीडर हूँ। समाचार समस्त सामाजिक बंधुओं को एक मंच पर लाकर समरसता का जो भाव प्रस्तुत किया है, आज कजलिया के उपलक्ष्य में बहुत सारे विचार हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कजलिया मौलिक स्वरूप में मनाई जाए। प्रत्येक संगठन 10 जनप्रतिनिधि अगर इसमें सहभागिता निभाएंगे तो निश्चित रूप से इसका विराट स्वरूप हमारे सामने आएगा। पूर्व में समस्त समाज के महापुरुषों के जो तेल चित्र मंच के माध्यम से लगाए गए थे, उससे प्रत्येक मंच के सामने जितने भी जनप्रतिनिधि जिस समाज के थे वहाँ एकत्रित हुए। इससे हमारी एक सामाजिक एक रूपता का परिचायक है। जैसा कि स्थान का जो चर्चा चल रही है, स्थान व्यवस्थित होना चाहिए जिसमें समुचित बैठने की, ऑक्सीजन की और जो अभिव्यक्ति हमारे सामाजिक संगठन करता रखना चाहते हैं, उन्हें 1 या 2 मिनट का मौका और अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद। RD राजेश महासचिव जबलपुर। अपनी बात यह कहना चाहता हूं कि समरसता का जो मूल उद्देश्य लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये मैं प्रथम बार आया हूं, इसलिए तो मेरा ये मानना है कि समरसता सर्वप्रथम परिवार से शुरू होनी चाहिए। और परिवार से शुरू करने के लिए आजकल जो युवा हैं, आजकल के युवा पीढ़ी है, अपने माता पिता को सम्मान नहीं उतना देते हैं, ना उनको साथ में लेके चलते हैं। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि सर्वप्रथम माता पिता को आप सम्मान लें और गुरुजनों और जो भी हमारा कार्यक्रम होता है तो गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी संबोधन ये करें कि जितने भी युवा या जो भी हैं उनको ये थोड़ा बोलें कि अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान लेकर चलें, क्योंकि परिवार में समरसता होगी तभी समाज में समरसता होगी। धन्यवाद। लोधी छतरी संगठन जागरूक का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। कजलियों के विषय में जो चर्चाएं चल रही हैं सुना मैंने, और मेरी समझ से तो मैं ये जानता हूँ कि हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में कहीं कोई गमी हो जाती है तो हम लोग सब उस कजलियों के त्योहार में उनसे उनके घर जाकर के मिलते हैं। आगे क्या है ये तो लोगों से यदि पूछो इसको कहे भाई तुम कजलियां क्यों मनाते, अरे वो हमारे बहुदद्दा मनाता आए हैं तो हम वही क्या मना रहे हैं। तो इसके लिए इसके विषय में भी थोड़ा सा मैं आग्रह चाहूँगा कि इसके विषय में थोड़ा पर डिटेल पर नहीं तो संक्षेप में बताने का कष्ट करें। और रही बात संगठन की, तो संगठन के विषय में मैं आज पहली बार पहुंचा हूं यहाँ पर और मुझे अपने आप में बहुत गौरवान्वित समझ रहा हूं कि इस समरसता का नाम सुना था मैंने, आज पहली बार आप सब लोगों के साथ बैठ के मुझे बहुत आनंद आ रहा है।
और सभी को आपको मेरा नमस्कार। धन्यवाद हिम्मत सिंह जी। मेरा रहेंगे, हम सबको मिलकर ही समरसता का काम करना है। हमारे सुझाव जैसे कि जैसे कि डॉक्टर जामदार जी ने कहा कि कार्यक्रम सीमित हों, तो उस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि 40 कार्यक्रम बहुत होते हैं। एक पक्ष में एक कार्यक्रम उचित है, मेरी समझ से, और बाकी आप लोग देख लें। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जैसे नाम से ही समरसता है, तो सभी समाजों को हम जोड़ते हैं और क्षेत्रीयता के आधार पर, जैसे एक क्षेत्र में एक कार्यक्रम एक संगठन के सारे लोग करें तो उससे सारे क्षेत्र के लोग जुड़ेंगे। तीसरा हमारा ये है कि छोटे छोटे कार्यक्रम जो आयोजित, जैसे बड़े तो होते ही हैं, पर छोटे कार्यक्रम आयोजित करके हम सारे कार्यक्रम इकट्ठे एक जगह करें। बाकी आप लोग ठीक हैं, समझदार हैं, हम लोग के सुझाव हैं छोटे छोटे। धन्यवाद। गीता शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा से। धन्यवाद। रीता पटेल, कुर्मी क्षत्रिय समाज की महासचिव। मंच पर बैठे सभी मुख्य अतिथियों को सादर नमन। मेरा जो कजलियों के ऊपर विचार मेरा यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को तैयार करें इस कार्यक्रम के लिए। जैसे कि हर संगठन के और हर समाज के बच्चे, अगर 10 बच्चों को भी हम तैयार करें कि अपने हिंदू समाज के साल में कितने प्रमुख त्योहार हैं। अपने बच्चे अगर होली आई तो पिचकारी तक सीमित हैं, अगर वो क्या बोलते हैं दीपावली आई तो पटाखे तक सीमित हैं। बाकी बच्चों को कुछ जानकारी नहीं है कि त्योहारों का महत्व क्या है। अगर जैसे कि कजलियों का समरसता अच्छा वो कर रही है, मैं तो दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर, तो कम से कम 20 ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए कि घर के लोग उनको अभी से तैयार करें कि अपन को हर त्योहारों के बारे में बच्चों को संक्षेप में समझाएं और वो मंच पर बच्चे बोल सकें कि जैसे अपन कजलियाँ मनाएं तो कजलियों का क्या महत्व है। अगर बच्चों को अपन ऐसा सिखाएंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे मंच पर बोलने के लिए, तो साल भर बच्चों के माइंड में वही बात चलती रहेगी कि हमारा जो एक प्रमुख त्योहार है और हमें कैसे मनाना चाहिए। बाकी बच्चे दीपावली का तो बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि पटाखे लेना है, होली का इंतजार करते हैं, पिचकारी लेना है, पर बच्चों से कहीं ना कहीं कजलियों का त्योहार दूर होता जा रहा है। और उसमें हमें उनको ऐसे तैयार करना है बच्चों को कि मंच पर आके बच्चे त्योहार का महत्व समझा सकें, और वो हमें बच्चों को घर में सिखाना है और फिर बच्चों को मंच के लिए अपन को तैयार करना है। बस बाकी तो कुछ लोग ने जो बोला है कि ये त्योहार जितनी मतलब सरलता से मनाया जाए, सहजता से मनाया जाए, तो मेरा भी यही विचार है कि कजलियों का त्योहार तो यही है कि छोटे बड़ी दुश्मनी खत्म करके अच्छे प्रेम से अपन को कजलियों का मनाना चाहिए। और बस मेरा यही है कि सरलता से कजलियों का त्योहार मनाया जाए और खास तौर से अपने बच्चों के साथ। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणारविंद, हमारे समाज सेवी भैया संदीप जैन जी, धीरज जी, आलोक जी, सभी विभिन्न संगठनों से यहाँ पधारे और समरसता में एकदम से समा गए सभी गणमान्य सज्जनों, माताओं, बहनों। आज बड़ी सफल वार्ता हुई और उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी आई। पाठक जी भी विराजमान यहाँ पर, से कागज पाठक जी। एक पहला बिंदु अभी आया कि कजलियाँ क्यों मनाई जाएं, और हिम्मत सिंह जी ने भी वही बात कही, इसका औचित्य क्या है। तो मैं निवेदन कर दूं, सृष्टि का पहला दिन है क्या, श्रावणी रक्षाबंधन, और उसका उत्सव अगले दिन मनाते हैं। अब समाज को क्यों मनाना चाहिए? समाज शब्द बनता है 2 शब्दों से, सम धन आज। तो आज का तात्पर्य उर्दू में न लेगी आज का डे, आज का तात्पर्य होता है आज का जो सृष्टि है। आज माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा से जैसे कुंती से कौंते बन गया, ऐसे अज से आज बन गया, माने जो सृष्टि है उसको आज कहते हैं। पूरी सृष्टि सम्यक रूप से एक साथ मिलकर उसको मनाए। अब किसको मनाए? पूरी सृष्टि का आरंभ होता है अंकुरण से,
तो अंकुरण किसका करें? उन गेहूं का अंकुरण करके या जवा का अंकुरण करके हम एक दूसरे को स्मरण दिलाएं कि आज के दिन, सतयुग के दिन ये सृष्टि आरंभ हुई थी, उसका हम उत्सव मना रहे हैं। इसका औचित्य ये है, मेरा निवेदन ये है। दूसरा, और सब लोगों ने वर्णन कर दिया है और पूज्य महाराज जी ने कुछ छोड़ा भी नहीं था, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और जिस जीवंतता के साथ संदीप जैन जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, वास्तव में संगच्छत्वम संवदत्तम समदोपरांति जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजना न उपासते। यदि हम मानव कोटि से देव कोटि में आना चाहते हैं तो हम सब लोग एक साथ चलें, संगच्छत्तम संवदत्तम एक साथ बोलें और देवों की भांति हम उस भाग को अर्जित करें, क्योंकि सब जन मिलकर यदि उपासना करेंगे तो हम समाज की समरसता को प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं तो चाहता था कि सबसे आखिर में आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, लेकिन आपने आदेश कर दिया, मैंने हाँ जी, लगभग सभी सुझाव आ चुके हैं। हाँ, एक आई सर, मेरा नाम जय भावसार है, वीरों को प्रणाम करता हूँ और खास तौर पर संदीप भाई, मनोज सराफ जी और सिद्धू चौरसिया जी का आभार करता हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से ज्वाइन करवाया। सर, मैं जय भावसार एक एडवोकेट हूँ और मेरा छोटा सा एक निवेदन है कि स्थान बड़ा रखा जाए और विशेषकर जो गाड़ी की पार्किंग होती है वो व्यवस्थित करी जाए प्लीज़। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि संगीत का कार्यक्रम भी रखा जाए छोटा सा, और जो मंच होता है वो थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए ताकि विजन सबको क्लियर हो सके। बच्चों के लिए कोई प्रतियोगिता जैसे गायन का है या जो भी उनमें टैलेंट है वो पेश कर सके। और मैं खास तौर पर चाहता हूँ कि जब हम सब परिवार की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं तो जो भी परिवार के बच्चे हैं, अगर वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करवाते हैं कि उन्होंने किसी टैलेंट शो में या म्यूज़िक में या किसी स्पोर्ट्स में मेडल प्राप्त किया स्टेट लेवल पे या सिटी लेवल पे, तो उनको वहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ मेडल प्रदान किया जाए ताकि इनका फ्यूचर और ब्राइट हो सके। सर, एक लास्ट सुझाव मेरा ये रहेगा कि समरसता सेवा संगठन के QR कोड बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन से जुड़ सके। बस ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मैं समस्त सुझावों को समाहित करते हुए आज की इस बैठक का मतलब जो विचार आप सबके आए हैं उनको समाहित करते हुए अध्यक्षीय प्रतिवेदन निवेदन जो है वो रखें भाई संदीप जैन जी, क्योंकि लगभग सभी सुझाव आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। समरसता सेवा संगठन की आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में सर्व समाज की समस्त प्रतिनिधियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने विशेष रूप से पधारे परम सम्मानित प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर गिरी जी महाराज, मानस मर्मज्ञ परम आदरणीय ब्रजेश दीक्षित जी, आदरणीय सम्मानित करतार सिंह भतीजा जी, मंच का सफल संचालन कर रहे भाई धीरज अग्रवाल जी, सभी के नाम ले सकता हूँ, सभी समादरणीय, लेकिन समय की मर्यादा है इसलिए आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए सबसे पहले आप सभी की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति को मैं अपना आभारी व्यक्त करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति निश्चित तौर पर हमें ऊर्जा प्रदान करती है और मैं कह सकता हूं कि पिछले 15 माह के कार्यकाल में समरसता सेवा संगठन के जो 40 कार्यक्रम संगोष्ठियों के संपन्न हुए हैं, जो कार्यक्रम संपन्न हुए हैं उनमें आप सभी ने जो अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है और उसका ये परिणाम था कि आज कम से कम जो 30 से 32 लोगों ने अपने मौखिक सुझाव रखे
सभी लोग लिखित में भी अपने सुझाव दे रहे हैं और सभी के भावों को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, लिख भी रहा था। उसमें ये बात समझ में आई कि समरसता सेवा संगठन अब सभी का संगठन, सभी लोग उसको अंगीकार कर चुके हैं, सभी लोग उसको मान चुके हैं। इसलिए अब सभी लोग इसके आयोजक हैं, सभी लोग इसके कर्ता धर्ता हैं। और जो बात आई, एक और आई थी कि हर जाति समाज में एक बात जो सामने आई, सभी ने कहा कि अब अपनी जयंतियों के कार्यक्रम में जो सामाजिक स्तर पर होती हैं, हम उसमें सभी को बुलाना प्रारंभ कर दिया है। इसका मतलब है कि हम सब समरसता के उस लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से हमारा जबलपुर समरस होगा। प्रकाश भैया खुद बैठे, अभी 11 तारीख को उनका बड़ा कार्यक्रम है चौरसिया समाज का, प्रमोद भैया बैठे। तो ऐसे जब हम इस दिशा में बढ़े थे आज से 15 माह पूर्व, तो ये उम्मीद तो नहीं थी, ये था लेकिन समय लगेगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन 15 महीने की जो आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा है और सक्रिय भूमिका रही है, वो निश्चित तौर पर किसी भी संगठन को इतनी जल्दी आगे बढ़ने के लिए बिना आपकी ताकत के संभव नहीं था। और उसी का परिणाम है कि आज सभी जाति वर्ग के लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और केवल सुझाव नहीं दिए, संगठन कैसे बेहतर से बेहतर काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी हो सके और उसमें निरंतरता बनी रहे, इसके प्रति भी लोगों के मन में चिंता है, चाहे वो मितव्ययता की हो और चाहे व्यवस्थाओं की हो, चाहे स्थान की हो। और यही बात उस बात को प्रदर्शित करती है कि लोग समरसता सेवा संगठन को अपना संगठन मान चुके हैं। और मैं एक बार पुनः समरसता सेवा संगठन के समस्त पदाधिकारी और आप सभी की ओर से आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। अब जहां तक बात रही है कि कजलिया महोत्सव, तो कजलिया महोत्सव जैसा कि समरसता सेवा संगठन ने पिछले वर्ष कजलिया महोत्सव के पहले जो सर्व समाज की बैठक की थी, उसमें आप सभी के ही सुझाव के आधार पर यह तय किया था कि समरसता और होली ये दो पर्व ऐसे हैं जो समरसता के प्रतीक पर्व हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से। कजलिया और होली ये दो पर्व ऐसे हैं जो पूरे देश में भारत की सांस्कृतिक विरासत को, सनातन परंपरा को और विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हुए हिंदू समाज के, अपने सनातन समाज की परंपरा को सुदृढ़ करते हैं। और इसीलिए समरसता सेवा संगठन ने पिछले वर्ष करमचंद चौक स्थित बंगाली क्लब में जो कजलिया मिलन का कार्यक्रम किया था और आप सभी ने उसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए थे, उनको अमल में लिया था। उसमें चाहे महिलाओं के लिए थाली सजाओ प्रतियोगिता थी या बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता थी। जैसे एक बात आ रही थी कि बच्चों में भी ये बात आना चाहिए कि कजलिया क्यों मनाया जाए, इसके लिए निबंध प्रतियोगिता की गई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया था। हर समाज ने अपने अपने तरफ से व्यंजनों के स्टॉल लगाए थे। जैसा महाराज जी ने अपने अभी विचार में प्रारंभ में आशीर्वाद में कहा था कि समरसता की शुरुआत खान पान से होती है, तो महाराज जी उस समय जो व्यंजनों की व्यवस्था थी, सभी अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से व्यवस्था की थी। आदि तारू खत्री जी बैठे हैं, सिंधी करतार सिंह जी बैठे हैं, सिंधी समाज की तरफ से भी उसमें क्या नाम से वो दाल पकवान, जैन समाज की तरफ से जैसे कि वो जलेबी और अलग अलग ऐसे, गुजराती समाज की तरफ से ढोकले और अलग अलग व्यवस्थाएं सभी ने की थी। और कहने का मतलब ये है कि हम समरसता के उस विचार को केवल रख नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हम सभी उस विचार को जिए और अपने विचार आचरण में आए। और निश्चित तौर पर आज जो बातें आई हैं उससे ये बात स्पष्ट है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस वर्ष भी कजलिया महोत्सव बहुत अच्छे से हो, उसके लिए आप सभी ने अपने अमूल्य सुझाव दिए, बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को समाहित करते हुए कैसे एक बड़े स्थान पर, क्योंकि पिछले बार
सभी का मानना है कि करमचंद चौक वाला बंगाली क्लब का स्थान थोड़ा छोटा पड़ गया था। मौसम की प्रतिकूलता और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम बड़े स्थान पे कोई काम कर सकते हैं, उसकी एक दिन में सभी लोग बैठ के एक विस्तृत रूपरेखा बनाएंगे और उससे आपको अवगत भी कराएंगे। और उसके पूर्व 9 तारीख को जब नागपंचमी है, चौरसिया दिवस है, तो चौरसिया दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष के मतलब पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी चौरसिया दिवस के कार्यक्रम में पात्रों का वितरण किया जाएगा। उस सभी को आप सभी को उसकी पृथक से भी सूचना प्राप्त होगी। हाँ, वो 11 को आपका कार्यक्रम 11 को है। 9 तारीख को हम समरसता सेवा संगठन करेंगे। और इसके साथ ही अब हम जब समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसके साथ प्रकृति भी हमको सब कुछ दे रही है, हम भी प्रकृति को कुछ ना कुछ दें। ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, हम मिलजुल कर कुछ ऐसा करें। पिछली बैठकों में भी कई सुझाव आए थे, उसमें ये विचार भी आया था कि हमें कहीं ना कहीं आज जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और वृक्षारोपण पौधारोपण की बात आ रही है। कोरोना काल में हमने देखा था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी थी और कितना महंगा है, लेकिन पेड़ लगाना सस्ता है। तो समरसता सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने यह भी तय किया था कि अभी आगामी 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दिन एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हम एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जिसमें सभी जाति समाज के जो प्रतिनिधि आज यहाँ पर हैं वो सब अपने साथी सहयोगियों के साथ वहां पर रहेंगे। कार्यक्रम का स्थल जो है वो लम्हेटा घाट में भृगु आश्रम रोड पर रहेगा। प्रातः 11 बजे कार्यक्रम होगा। हम सभी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हों, उसमें अपनी सहभागिता दें, अपना एक पेड़ लगाएं, संभव हो तो अपना पेड़ लेकर आए। यदि नहीं ला सकते हैं तो आपको पेड़ पौधा वहां पर उपलब्ध रहेगा, लेकिन आप आए अवश्य। सामाजिक समरस होकर पेड़ लगाएं और धरती को खुशहाल बनाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी खुशहाल बनाने की हम व्यवस्था करके जाएं। इस प्रकार से इस कार्यक्रम में भी आप सभी आमंत्रित रहेंगे। अपना कजलिया महोत्सव का कार्यक्रम 20 अगस्त को होगा। 19 की रक्षाबंधन है, 20 को ये रहेगा स्थान और उसका क्या स्वरूप होगा इसकी जानकारी 1-2 दिन में आपको दी जाएगी। अभी एक बात जो आ रही थी, भाई साहब ने कहा था कि संत रविदास जी की जयंती, इसमें उल्लेख नहीं है शायद। अभी 23 फरवरी को हम सभी ने अग्रसेन कल्याण मंडपम में संत गाडगे जी और संत रविदास जी की जयंती मनाई थी और उसमें IITTM के डायरेक्टर सम्मानित भारतेंदु जी वो मुख्य अतिथि थे और हमारे प्रांत प्रचार प्रमुख सम्मानित विनोद जी उसके मुख्य वक्ता थे। मुन्नी लाला हेरवार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी उस समय मंच पर थे, उनका भी सम्मान किया गया था। संत रविदास समाज के सभी बंधुओं को, उसमें काफी लोग आए भी थे और उनको भी सम्मानित किया गया था। और हम हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी मनाएंगे, कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता। और इसीलिए एक दिन पूर्व मनाई थी हमने, आप 24 को थी, 24 फरवरी को हमने 23 को इसलिए मनाई थी कि आप सभी लोग अपने अपनी शोभा यात्रा में व्यस्त रहते हैं, तो व्यवस्थित रूप से सब लोग आ सकें। टीके रवि जी को और अपने अहिरवार जी को सभी लोगों हमने सूचना दी थी और काफ़ी लोग उसमें आए भी थे। और हो सकता है कि आपके ध्यान में नहीं आई होगी बात, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और इस बार यदि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो सुधर जाएगी, है ना। और मेरा यही आग्रह था, आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, उन सबको हम अमल में लाएंगे, कहीं ना कहीं उनको कंपाइल करेंगे, अलग से हमारे लोग वो करेंगे। और जो आपने आज संगठन के बारे में चिंता व्यक्त की है, उस चिंता ने निश्चित तौर पर हम लोगों की जवाबदारी बढ़ाई है और हमको हौसला अफजाई भी की है और हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने अपनी गर्मा में उपस्थिति से हम सभी को
ऊर्जा प्रदान की है। मैं पुनः एक बार आपको नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार की जो बात आई प्रचार प्रसार की, जो अपना गजलियों का कार्यक्रम तय होगा उस कार्यक्रम के निमित्त संभव हो तो आप लोग अपने अपने जाति समाज की अलग अलग बैठकें आयोजित करके और उसको नीचे तक बस्तियों तक यदि वो बात जाएगी उसमें हम लोगों को भी कहीं कोई आप कहेंगे तो हम सब उसमें आएंगे। इसमें एक आग्रह और रहेगा, 4 तारीख को तो हम सभी लोग मिलकर एक साथ पौधारोपण करेंगे, लेकिन आप सभी लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपनी जाति समाज के साथ छोटे स्थान पे 2 पेड़ 5 पेड़ 11 पेड़ 51 पेड़ जितने भी लगा सकते हैं आप वो भी लगाएंगे। उसमें हम सभी को ही बोलेंगे, हम लोग भी आएंगे, जो हम लोगों से सहयोग बनेगा वो हम सब करेंगे। लेकिन इसी आश्वास के साथ कि हम सब समरसता के इस भाव से समरस होते हुए आगे बढ़ते हुए समरस भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिन्हें महाराज जी कोई सूचना देना चाहते कर रहे हैं। उपस्थित बंधुओं, वैसे विषय सारे पूरे हो गए हैं और पौधारोपण की बात आई है और आपको मालूम है कि मैं पूर्व सरकार में गौ संवर्धन बोर्ड का चेयरमैन था, अभी इस समय मुक्त हूँ। लेकिन गौशालाओं से मेरा लगाव है और जो गायों के संरक्षण के बड़े बड़े केंद्र मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, मैंने जिन 5-6 सुझावों को शासन के सामने रखा था, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उनको अविकल रूप से वैसे की वैसे स्वीकार कर लिया और शासन के ओर से सभी जिला प्रशासकों को निर्देश भी जारी हो गए, उसकी कॉपी भी मेरे पास आ गई। मेरा भाव ये था कि हम तो मोदी जी का एक आह्वान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का एक पौधा माँ के नाम, अच्छा लगा मुझे, मैंने उसका समर्थन भी किया। उसका समर्थन करते हुए मैं 3 पौधों का आग्रह कर रहा हूँ। एक पौधा धरती माता के लिए, एक पौधा गौ माता के लिए और एक पौधा अपनी जननी के लिए। तो 3 पौधों का मेरा आग्रह है और वो आग्रह केवल एक ही दिन के लिए। आप लगाते रहिए 12 महीना पेड़ पौधे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय पर्यावरण संरक्षण दिवस और पौधारोपण का दिवस, ये हमारी जो अमावस्या आ रही है 4 तारीख को, जिसको हरियाली अमावस्या कहते हैं, ये प्रकृति का उत्सव है। प्रकृति इस समय प्रफुल्लित होती है और प्रकृति के साथ हम भी प्रफुल्लित होते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति के लक्षण कहे गए, उसमें हमारे मन का संयोजन है, यानी हमारी मन भी प्रकृति का अंग है और इसलिए जब प्रकृति प्रफुल्लित है तो हमारा मन भी उस दिन प्रफुल्लित होना चाहिए। तो मेरा आग्रह है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में यूँ तो मनरेगा के फंड से 3400 गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी जो एक्टिव हो गए, जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, वो 2165 गौशालाओं के आए हैं जो एक्टिव गौशाला है। 300 कुछ गौशालाएं जो हैं वो एक्टिव होने वाली हैं बहुत जल्दी। तो इन सभी गौशालाओं में जहाँ जहाँ हमें जानकारी में है, प्राइवेट गौशाला हो अथवा सरकार की गौशाला हो, शासकीय गौशालाओं में 5-5 एकड़ जमीन लगाई गई है और जो प्राइवेट गौशालाएं हैं उनकी अपनी भूमि है। तो हम उन गौशालाओं में जाके हरियाली अमावस्या के दिन 3 पौधे अपनी तरफ से लगाएं। और मैंने स्वयं, मेरे मन का भाव था, मेरे एक मित्र लखनऊ में रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई धीरज प्रताप सिंह जी, आप मुझे कुछ पौधे देंगे? बोले कौन से पौधे चाहिए? पौधे की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है, पर मेरा भाव यह था कि प्रतापगढ़ का आंवला इतना बड़ा होता है, मोहर मुरब्बा, मैंने कहा आप मुझे 100 पेड़ देंगे? कल उन्होंने मुझे सूचना दी कि स्वामी जी आपकी ओर से आप 300 पेड़ दीजिए मध्य प्रदेश में। तो मैंने सोचा कि एक हमारा 1400 एकड़ का अभयारण्य बना है आगर मालवा जिले में, वो 300 पौधे मेरी ओर से और उनके सौजन्य से हम वहाँ भिजवा रहे हैं। यहाँ मैंने स्वयं जामुन की गुठलियाँ लगा करके और 30 पेड़ तैयार किए पौधे, और वो तैयार हो गए और उनको भर के आदरणीय मंत्री जी आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे नमस्कार करने। मैंने कहा इतना आप कर दीजिए कि इनको भोपाल पहुंचा दीजिए। परसों के दिन उन्होंने मेरे सारे पौधे, जिनको पॉलीथीन में रख करके मैंने विधिवत खाद वाद डाल करके भिजवा दिया, वो गौ संवर्धन बोर्ड के कार्यालय में पहुंच गए। इसके अलावा मैंने लोगों से कहा कि जो नहीं लगा सकते, घर में जगह नहीं है, कहीं जा नहीं सकते,
तो आप पौधे दान कर दीजिए समन्वय सेवा केंद्र में। तो जो पौधे यहाँ दान में मिले वो सारे पौधे हमने पहुँचा दिए हैं। तो मेरी ओर से अभयारण्य में, मैं यहाँ नहीं रहूँगा आप लोगों के बीच में, और मैं भोपाल में रहूँगा उस दिन, और अभयारण्य में स्वयं जा करके वहाँ 2-4 हज़ार पौधे, 14 एकड़ की जमीन है, तो वह हम कई प्रकार के पौधे लगा रहे हैं। तो मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि आप 3-3 पौधे गौशालाओं में जरूर लगाना, जहाँ जहाँ जिनकी अप्रोच में जो गौशाला है। अभी परसों के दिन ऑफर आए कि स्वामी जी आपने 500 एकड़ जमीन यहाँ मुक्त करा दी, आप स्वयं क्यों नहीं लेते? मैंने कहा जिनसे मुक्त कराया वो कहेंगे महाराज जी ने अपने लिए लगता है मुक्त कराया है, हमारे पास कोई ऐसा एनजीओ नहीं है कि हम इतनी बड़ी भूमि लेकर के और उसमें गो अभयारण्य को बना सके, गोवंश वन विहार। लेकिन आज ही डॉक्टर जामदार से चर्चा हुई कि एक एनजीओ तैयार करो, और उस एनजीओ के माध्यम से 21 गोवंश वन विहार पूरे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं कि हम 10-10 हज़ार की कैपेसिटी में गायों को रखें और सड़कों में भटकने वाली गाय, इससे हम मध्य प्रदेश को मुक्त करा सकें। इस प्रकार के अभियान में मैं लगा हुआ हूँ। बस केवल इतनी सूचना देकर अपनी बात को। मंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय लिखराज सिंह जी मुन्ना भैया भी पधार गए हैं। उन्होंने मुझे बता दिया है कि हम उनके सुझाव हमें प्राप्त हो गए हैं। आप सबसे आग्रह है कि आभार प्रदर्शन के पश्चात जलपान ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। संदीप एक सूचना और है कि अब अपने समरसता सेवा संगठन की जो भी बैठकें या कार्यक्रम होंगे उनकी फोटो और जो है वो उसी दिन अपने समरसता सेवा संगठन के ग्रुप पर उस पर लिंक आएगी। आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे और अपने फेस को स्कैन करेंगे तो आपकी फ़ोटो उस पर आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज से सुविधा वो भी उपलब्ध रहेगी, तो आप उसको सभी लोग जलपान करके जाएंगे। आभार ऐसे आग्रह है कि आज की इस बैठक के लिए हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करें और उसके पश्चात आप सभी जलपान ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। समरसता सेवा संगठन के इस सुझाव वाली बैठक में सभी धर्मों के लोगों ने अपनी उपस्थिति, सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की और अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, निश्चित ही उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन पर अमल किया जाएगा। आपके इस महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए हम संगठन की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि संगठन के द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, जिसका भी आप लाभ लेते हुए बाहर जाएं। धन्यवाद।